नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं दृष्टि आईएएस के द्वारा जारी की गई क्विक रिवीजन सीरीज की जो बुक है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। आधुनिक भारत के इतिहास में से 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन राज्य या नवीन स्वायत्त राज्य। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इस प्रकार से हम पूरा कवर करेंगे आधुनिक भारत का, उसके बाद फिर प्राचीन भारत का और मध्यकालीन भारत का। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन बुक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम शुरू यहाँ से करेंगे कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, हमें पता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और वहीं से जो मुगल साम्राज्य है वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है और नए स्वतंत्र राज्यों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें से जो सर्वप्रथम स्वतंत्र राज्य आता है वो है हमारा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जिसको आसफ जाही वंश कहते हैं, क्योंकि जो इसके जो निज़ाम और ये मुल्क है जिसने हैदराबाद की स्थापना की थी, जिसको चिनकयज खां भी कहते हैं। ठीक है, इसकी उपाधि थी आसफ जाह। तो आसफ जाही वंश की स्थापना किसने की थी? निज़ाम उल मुल्क ने, या चिनकयज खां कह सकते हैं। ठीक है, इसने भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसको सर्वप्रथम क्या किया गया था? सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, किसने किया था? तो मोहम्मद शाह ने। ठीक है, मोहम्मद शाह ने क्या किया था कि इससे सूबेदार नियुक्त किया था और बाद में इसी ने क्या किया था? 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो ये निजामुल मुल्क था वो क्या था? हिंदुओं के प्रति उदार था। ठीक है, इसने पूरन चंद्र नाम के एक व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति को दीवान नियुक्त किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसने ही सर्वप्रथम दक्षिण में जागीरदारी प्रथा की शुरुआत की थी। तो जागीरदारी प्रथा की शुरुआत दक्षिण में किसने की थी? तो इसी ने किया था। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको कि इसको मुगल बादशाह, ठीक है, ने इसको आसफ जाह की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर 1784 में 1748 में क्या हुआ? इसकी मृत्यु हो गई और हैदराबाद में आंतरिक संघर्ष स्थापित हो गया कर्नाटक के प्रश्न को। ठीक है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में इसी का युद्ध हुआ, जिसमें 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे बाद में, कर्नाटक युद्ध के बारे में, जो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह है, उसके बाद आता है बंगाल। हमारा इसकी स्थापना जानते हैं मुर्शिद कुली खान ने की थी। ठीक है, 1700 में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा इससे मुर्शिद कुली खान को दीवान नियुक्त किया गया था। कहाँ का? बंगाल का। ठीक है, दीवान नियुक्त किया था और बाद में इसने क्या किया था कि वहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस समय जो बंगाल का सूबेदार था वो कौन था? अजीम उसान था। ठीक है, और उसे को हटा करके बाद में किसको नियुक्त किया गया था? मुर्शिद कुली खान को। ठीक है, मुगल सम्राट मुर्शिद फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खान को 1717 में सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, किसको हटा करके? अजीम उसान को हटाकर। ठीक है, बाद में जब इसको कमज़ोर पाया तो आपको पता है कि जैसे ही औरंगजेब के बाद पूरा जो मुगल साम्राज्य था बहुत ही कमज़ोर हो गया था, जो उसके शासक थे बहुत ही कमज़ोर थे, तो इसने विद्रोह कर दिया और, ठीक है, और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है, मुर्शिद कुली खान के दौरान 3 विद्रोह हुए। कौन कौन से विद्रोह हुआ? एक तो प्रथम विद्रोह हुआ था सीताराम राय का, दूसरा उदय नारायण का और तीसरा गुलाम मोहम्मद। इन तीनों ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। ठीक है, इसका देखते हैं। दूसरा जो विद्रोह सुजात खान ने, ठीक है, और तीसरा नजात खान का विद्रोह था। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुर्शिद कुली खान ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो ढाका से मुर्शिदाबाद को स्थानांतरित कर दिया। पहले राजधानी ढाका थी, उसके बाद उसको मुर्शिदाबाद राजधानी कर दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मुर्शिद कुली खान ने ढाका से के स्थान पर मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसने
इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। जैसे अब हमने पीछे पढ़ा कि वहाँ जागीरदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी दक्षिण में, वो किए थे हैदराबाद के निजाम चंगेज खां या निजाम उल मुल्क ने। वैसे ही मुर्शिद कुली खां ने यहाँ पे इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है। गरीब किसानों को कृषि विकास तथा भू राजस्व देने में सक्षम बनाने थी इसने तकावी ऋण की शुरुआत की। तकावी एक ऋण था जो किसानों को दिया जाता था ताकि वे अपनी भूमि का विकास कर सकें और राजस्व चुका सकें। ठीक है। तो इसकी शुरुआत किया था तकावी ऋण। ठीक है। ये तकावी ऋण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद उसका दामाद जो है सुजाउद्दीन वहाँ का नवाब बनता है। ठीक है। तो मुर्शिद के बाद उसका दामाद जो है सुजाउद्दीन नवाब बनता है। और फिर सुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज खान नवाब बनता है। तो मुर्शिद के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन और सुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज खान नवाब बनते हैं। इसके बाद क्या होता है कि 1740 में बिहार का जो नायब सूबेदार होता है जिसको अयवर्दी खान कहते हैं, वो क्या करता है सरफराज खां को हटा करके, ठीक है, यानी कि घिरिया या गिरिया कहते हैं, गिरिया या घिरिया के युद्ध में क्या करता है, उसे हरा देता है और खुद को नवाब बन जाता है वहाँ का। ठीक है। और ये 2 करोड़ नजराना देकर अपने पद को, यानी कि नवाब के पद को स्वीकृति प्राप्त करता है। किसे देता है? सम्राट को, मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए का नजराना देता है और स्वयं को राजा घोषित कर देता है, यानी स्वयं को वहाँ का नवाब घोषित कर देता है। ठीक है। फिर देखते हैं मराठों के हमले से दबाव में आकर अयवर्दी खान ने रघु जी से 1751 में उड़ीसा प्रांत का एक भाग प्राप्त किया और वार्षिक चौथ के रूप में एक मुश्त राशि देकर के मराठों से संधि कर दी। मराठों से संधि मराठे सरदेशमुखी और चौथ वसूली करते थे। तो उन राज्यों से चौथ प्राप्त करते थे जो उनके नियंत्रण में होते थे, अर्थात जिन राज्यों को जीता होता था संधि के तहत वो चौथ प्राप्त करते थे और सुरक्षा का वादा करते थे। ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं। अयवर्दी खान ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर में जब घेराबंदी कर रहे थे, नकेबंदी कर रहे थे, उसको रोका था। ठीक है। कहते हैं कि अयवर्दी खान ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी थी। उसने कहा था कि ये मधुमक्खियां हैं, इन्हें जब तक छेड़ा ना जाए तब तक ये शहद देंगी और अगर छेड़ दिया जाए तो ये हमें काट कर खा जाएंगी। ठीक है। फिर 1756 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका जो पौत्र रहता है, अर्थात, ठीक है, इन बेटी का पुत्र रहता है सिराजुद्दौला जिसको कहते हैं, वह नवाब बनता है। परंतु इसका विद्रोह कई सारे व्यक्ति करते हैं। एक तो इसकी मौसी रहती है जिसको हम घसीटी बेगम कहते हैं। तो इसका विद्रोह कौन करते हैं, विरोध कौन करते हैं? एक तो घसीटी बेगम करती है। ठीक है। और दूसरा है यानी कि इसकी मौसी घसीटी बेगम तथा एक पूर्णिया का नवाब रहता है जिसको शौकत जंग कहते हैं। ये दोनों बहुत बड़े इसके विरोधी रहते हैं। तथा तीसरा इसका जो सेना नायक रहता है मीर जाफर, जो बाद में धोखा देता है, वो रहता है। ठीक है। जब अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है, ठीक है, 1757 का युद्ध होता है, तो उस समय ये उसको धोखा दे देता है। ठीक है। एक घटना होती है इस राज के समय में 20 जून 1756 को। ठीक है। इस घटना में क्या करता है, इसको बयार खोई की घटना कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक कोठरी में क्या करता है, सिराजुद्दौला जो है एक कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर देता है। ठीक है। 146 अंग्रेजों को बंद कर देता है, जिसमें से जब ओपन किया जाता है उस कोठरी को तो देखते हैं कि महज 23 ही अंग्रेज जिंदा बचते हैं, बाकी सारे अंग्रेजों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो ये एक घटना है जो 20 जून 1756 की है। यहीं से अंग्रेज अब सीधे क्या करते हैं, युद्ध कर देते हैं। और युद्ध में 1757, जिसे 85 का युद्ध कहते हैं, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। ठीक है। तो सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के बीच में 1757 का 85 का युद्ध होता है। इसमें सिराजुद्दौला की पराजय होती है तथा अंग्रेजों की विजय होती है, क्योंकि इसमें जो मीर जाफर रहता है, जो सेना नायक रहता है, वो अंग्रेजों की तरफ हो जाता है। अंग्रेज उसे जीतने के बाद नवाब बनाने का ऑफर देते हैं, जिससे मीर जाफर सिराजुद्दौला का धोखा देता है और अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करता है। ठीक है। यानी कि ये पहुंचता ही नहीं है युद्ध में,
ठीक है। उस समय जो अंग्रेजों की तरफ से युद्ध किया था वो था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने, और मीर जाफर को इतिहासकारों ने क्लाइव के गीदड़ की पदवी दी थी, ठीक है, दी है। फिर उसके बाद क्या होता है, मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। अर्थात हुआ क्या था कि कुछ समय तक तो मीर जाफर को अंग्रेजों ने नवाब बनाया, परंतु क्या हुआ कि कुछ समय बाद अंग्रेजों को समझ में आ गया कि जो मीर जाफर है वो उनके काम का नहीं है, तो उन्होंने मीर जाफर को हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया, ठीक है। तो मीर कासिम ने क्या किया कि जो राजधानी मुंगेर थी उसको वहाँ से स्थापित कर दिया, कहाँ, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ठीक है। यानी कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया तथा मुंगेर में एक तोप और बंदूक कारखाना भी स्थापित करवाया, ठीक है, और सेना को मजबूत किया। इस बात से अंग्रेज परेशान हो गए और अंग्रेजों के साथ फिर से 22 अक्टूबर 1764 में मीर कासिम का युद्ध हुआ अंग्रेजों से, जिसमें एक तरफ मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम थे और दूसरी तरफ अंग्रेज, ठीक है। मीर कासिम को जब अंग्रेजों ने हटा करके दोबारा से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया, यानी कि मीर जाफ़र था, फिर मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम बनाया। मीर कासिम ने जब राजधानी स्थानांतरित कर दी तथा तोप और बंदूक कारखाना मुंगेर में स्थापित किया और सेना को मजबूत किया, तो अंग्रेज समझ गए कि मीर कासिम उनकी बातों को नहीं मान रहा है, तो वापस से उन्हें मीर कासिम को हटा करके मीर जाफ़र को ही नवाब बना दिया। तो मीर कासिम ने अवध के नवाब, ठीक है, अवध नवाब तथा बादशाह, ठीक है, मुगल बादशाह, ठीक है, को एक साथ करके और 1764 में बक्सर का युद्ध किया, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध में कौन कौन थे तो ये मीर कासिम था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह आजम शाह द्वितीय था, ठीक है। ये इनकी संयुक्त सेना ने हेक्टर मुनरो की सेना अंग्रेजों की तरफ से जो युद्ध कर रही थी सामना किया, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई, अंग्रेज जीते और इनकी हार हुई, यानी कि इन संयुक्त सेना की हार हुई, जिसमें एक संधि करनी पड़ी जिसको हम इलाहाबाद की संधि कहते हैं 1765 में अंग्रेजों को, ठीक है। क्या क्या प्राप्त हुआ, तो अंग्रेजों को यहीं से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, ठीक है। तो ये है। अब देखिए कौन कौन से नवाब हुए हैं। मुर्शिद को ये खाना हमें पता है 1717 1727 तक। फिर उसके बाद सुजाउद्दीन जो दामाद था मुर्शिद का 1727 से 1739। फिर सरफराज खान जो सुजाउद्दीन का बेटा था 1739 से 1740 तक। फिर इसको अच्छा सुजाउद्दीन को हरा करके, ठीक है, अय्युबी खान ये नवाब बना। फिर उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटी का जो पुत्र था सिराजुद्दौला, क्योंकि उसका बेटा खुद नहीं था कोई भी, ये नवाब बना 1756 से 1757 तक। तो इसकी हार हुई 85 के युद्ध में, ठीक है, जिसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर मीर जाफ़र को बनाते हैं नवाब, मीर जाफ़र के बाद फिर मीर कासिम को, अब मीर कासिम को हटा करके फिर से मीर जाफ़र को, और यहीं पे मीर कासिम क्या करता है 1764 में, ठीक है, 1764 में मीर जाफ़र युद्ध करता है कौन सा, बक्सर का, जिसमें हार होती है। मीर जाफ़र के फिर नजमुद्दौला और फिर सैफुद्दौला ये दोनों बाद में नवाब बनते हैं। इसका देखते हैं, अवध की बात करते हैं। तो अवध की जो स्थापना की थी वो की थी सादत खान ने। सादत खान जिसका नाम था बुरहान वही भी कहा जाता था, ठीक है, इसने, ठीक है, उसे 1722 में अवध का नवाब बनाया, सूबेदार बनाया गया था। और बाद में इसने जैसे ही मौका पाया तो इसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, ठीक है। सादत खान ने भी 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त शुरू किया, ठीक है, और इसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से सादत खान ने 7,000 का मनसब प्राप्त किया। वो मनसबदारी प्रथा शुरू थी जो मुगल सम्राट दिया करते थे अपने सूबेदारों को, ठीक है। तो 7,000 का मनसब और बुरहानमई की उपाधि प्राप्त की। तो ये उपाधि किसने दी थी, मोहम्मद शाह ने, और 7,000 का मनसब भी दिया था, ठीक है। फिर क्या हुआ 1739 में
मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से जब युद्ध हुआ तो उस समय ही नादिर शाह ने जब आक्रमण किया भारत में, तो मोहम्मद शाह उसमें बिजी हो गया और बाद में यहीं से क्या हुआ, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है, सादत खां की मृत्यु हो गई 1739 में, तो उसका जो भतीजा था दामाद सफदरजंग, ठीक है, अवध का नवाब बना। और सफदरजंग के समय ही अवध में लखनवी तहजीब जो है उसकी शुरुआत की जाती है। तो ये याद रखने का ये बात है कि सफदरजंग के समय ही जो आज तहजीब लखनऊ की वहाँ की उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सफदरजंग 1748 में मोहम्मद शाह से वजीर का पद प्राप्त करता था, यानी कि जो सफदरजंग है इसको 1748 में मोहम्मद शाह वजीर का पद देता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। 1754 में सफदरजंग की मृत्यु हो जाती है और उसका बाद में उसका पुत्र जो है शुजाउद्दौला वो नवाब बनता है, जो 1764 में जिसने मीर कासिम के साथ बक्सर के युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो 1754 में ये शासक बनता है और 1764 में बक्सर के युद्ध में पार्टिसिपेट करता था। इसने ही 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में, पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस में हुआ, तो शुजाउद्दौला और अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था। ठीक है, तो इसमें तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, और फिर 1764 में इसने मैं बताया था कि मीर कासिम के साथ बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था मीर कासिम, और एक तरफ ठीक है अवध नवाब शुजाउद्दौला थे जिन्होंने क्या किया था, बक्सर का युद्ध किया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद जो अवध का नवाब है आसफउद्दौला बनता है। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, लखनऊ ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, और बाद में वहीं तक फिर, और इसने एक काम और किया था, इसने जो बड़ा इमामबाड़ा है लखनऊ में उसका निर्माण करवाया था। फिर अंतिम अवध का शासक कौन होता है, वाजिद अली शाह रहता है, अंतिम शासक है वाजिद अली शाह जो है वो क्या है, अंतिम शासक है कहाँ का, अवध का। ठीक है, और इसी के समय क्या होता है, जो डलहौजी है वो आउटरम को नियुक्त किया था, और आउटरम ने कहा था कि अवध में कुप्रशासन अर्थात जो वहाँ का शासक है वो शासन करने के योग्य नहीं है, और इस आधार पर जो अवध को अंग्रेजी राज्य में मिश्र कर दिया, अंग्रेजी राज्य में शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहीं से फिर रानी हजरत महल रहती है, इसी वजह से वो 1857 के युद्ध में प्रतिभाग करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैसूर जो मैंने ठीक है, जो तालीकोटा का युद्ध था के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था, और फिर यहीं से ही इसकी कमजोरी का फायदा उठा करके एक नए राज्य की स्थापना की गई जिसे मैसूर राज्य कहते हैं। ठीक है, मैसूर राज्य में जो शासन था वो था वाडियार वंश का शासन था। ठीक है, और जिसका अंतिम जो शासक था वो था चिक्का कृष्णराज, इसका अंतिम शासक था वाडियार वंश का। ठीक है, जो इसके दो मंत्री थे, एक था नंजराज और देवराज, इनके हाथों में ही पूरा प्रशासन था मैसूर का। ठीक है, फिर इस समय मैसूर पर मराठों तथा निजाम के आक्रमण का खतरा बना हुआ था। तो बाद में ठीक है जो हैदर अली कौन था, जो सेनापति था, बाद में वो उसने 1721 में ठीक है एक मैसूर राज्य की स्थापना की। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1755 में डिंडीगुल के फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की। तो ये फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में एक मतलब क्या करता है, एक शस्त्रागार अर्थात ठीक है बनाता है, फैक्ट्री स्थापित करता है शस्त्रों की। फिर 1761 में हैदर अली ने नंजराज को हटा करके यहाँ की सत्ता हत्या की। नंजराज देवराज दो भाई थे ना जो मैसूर के शासक थे, उनको हटा करके अब खुद क्या हो गया, वहाँ का शासक बन गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं।
फिर एक हैदर की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी में उसका बेटा जो टीपू था, टीपू बैठता है। और टीपू एक बहुत ही दूरदर्शिता ये व्यक्ति था। टीपू के बारे में अभी हम जब अंग्रेजों के साथ मैसूर का युद्ध पढ़ेंगे तब इनके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम यहाँ स्थापना पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो राज है वो है हमारा केरल राज है, ठीक है। इसमें 4 राज्य थे, कालीकट, चिरक्कई, कोचीन और त्रावणकोर, ठीक है। त्रावणकोर के जो राजा थे वो राजा मार्तंड वर्मा थे, ठीक है, राजा मार्तंड वर्मा। उसने डचों को हरा करके केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया था। मार्तंड वर्मा ने ही यूरोपीय मॉडल के आधार पर अपनी सेना को संगठित किया था, यानी सेना को यूरोप के आधार पर अपनी सेना को तैयार किया था और आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। मार्तंड वर्मा ने अपने राज्य में सिंचाई व्यवस्था हेतु नहरों का निर्माण भी करवाया था, विदेशी व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया था। ये कुछ महत्वपूर्ण इनके बारे में हुआ है, ठीक है। ये एक इनके दरबार में बहुत बड़े विद्वान रहते थे, ठीक है। इनका जो मार्तंड वर्मा का जो उत्तराधिकारी हुए वो थे कार्तिक तिरुनई वर्मा, ठीक है, कार्तिक तिरुनई राम वर्मा। वह खुद एक विद्वान थे, कवि थे, संगीतज्ञ थे और अभिनेता थे, ठीक है। वह अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत करते थे, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, ठीक है। और ये नियमित मतलब अंग्रेजी की पत्रिकाएं मंगवाते थे और उनका अध्ययन करते थे। 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में मलयालम साहित्य काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम या त्रिवेंद्रपुरम मतलब एक संस्कृत विद्वानों की प्रमुख केंद्र थी। यहाँ पे संस्कृत के विद्वान जितने थे यहाँ पर आते थे। तो ये दिए सभी के संस्थापक। हैदराबाद को हमें पता ही है, निजामुद्दीन हो गया। कर्नाटक के सादत खां हो गया। बंगाई के मुर्शिद कुली खान हो गया। अवध का सादत खां, बुरहान मलिक, ये दूसरे हैं और ये दूसरे हैं, ठीक है। और ये मैसूर के जो है वो हैदर और केरल के कौन से त्रावणकोर के मार्तंड वर्मा। इसके बाद देखते हैं जाट खेतिहरों की एक जाति जो तो ये आगरा और मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में रहते थे। इन्होंने भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना किसने की थी? चूड़ामन ने। चूड़ामन को ही चूड़ामन कहते थे। एवं बदन सिंह, ठीक है। तो भरतपुर का जो जाट राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी? चूड़ामन या बदन सिंह ने की थी, ठीक है। और जाट नेता जो थे सूरजमल, इनको जाटों का अपयाटू पर्यटो कहते हैं, ठीक है। इसको सूरजमल, ठीक है। 1763 में सूरजमल की मृत्यु के बाद जाट राज का पतन हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, वह है रोहिलखंड। इसकी स्थापना मोहम्मद खान ने की थी, ठीक है। और इसकी राजधानी पर ये थी उत्तर प्रदेश का, और बाद में इसकी राजधानी रामपुर हो गई, ठीक है। ये गंगा का तराई का हिमालय तो तराई के क्षेत्र है ना, कुमाऊं घाटी और ये पहाड़ी के क्षेत्र, उस पूरे क्षेत्र को, उपजाऊ क्षेत्र को रोहिलखंड के नाम से आते हैं, ठीक है। तो ये बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। 1773 में रोहिलखंड पर मराठों का आक्रमण होता है, ठीक है। के समय अवध के नवाब वजीर ने जो अंग्रेजी सेना की मदद से उन्हें भगा दिया था, किसको? मराठों को, ठीक है। आगे देखते हैं पंजाब, ठीक है। मुगल काल में समृद्ध उपजाऊ पंजाब प्रांत की राजधानी कौन थी? लाहौर थी, ठीक है। तो पंजाब को थोड़ा सा समझते हैं पहले कि इसमें 10 सिख गुरु कौन से हुए? तो पहले सिख गुरु हुए गुरु नानक, जो सिख धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं। फिर गुरु अंगद, जो सिख धर्म के प्रचार में विशेष योगदान दिया। इन्होंने ही गुरुमुखी का आविष्कार किया, ठीक है। गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट है उसका आविष्कार किया। फिर गुरु अमरदास जो हैं, इन्होंने जो आज सिखों के जो यंगड़ प्रथा है उसकी शुरुआत किया था, ठीक है। और मांझी प्रथा, सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। इसके बाद गुरु रामदास, ये अकबर के समय थे, ठीक है। अकबर से इनके मित्र संबंध थे और इन्होंने अमृतसर को स्थापित करवाया। किसने? अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। फिर आते हैं गुरु अर्जुन देव, जो आदि ग्रंथ है, आदि ग्रंथ की जो रचना है वो किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। और तरन तारण तथा करतारपुर नामक शहर की स्थापना भी गुरु अर्जुन देव ने ही की थी। और कहते हैं कि जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी, इनका सर कटवा दिया था, ठीक है।
फिर आते हैं गुरु हरगोबिंद अमृतसर नगर में अकाई तख्त की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? गुरु हरगोबिंद ने। ठीक है। और इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नगर को भी बसाया था। इसके बाद आते हैं गुरु हर राय। दारस सिखों से इनके अच्छे संबंध थे, शांत और एकांत जीवन व्यतीत किया। फिर गुरु हरकिशन चेचक के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, ये याद रखने सकते हैं। गुरु तेग बहादुर, इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी और हिंदू धर्म के ये समर्थक थे। औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई थी। फिर गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और सिखों में जो 5 का है ना उनके इसके शुरुआत की थी। ठीक है। फिर आते हैं, देखते हैं सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को खत्म कर दिया, खालसा पंथ की स्थापना की, जिसके कारण सिखों को विशेष वेशभूषा यानी 5 का जो है ना केश, कंघा, कृपाण, कक्षा और कड़ा ये रखने होते हैं। 5 का कार केश, कंघा, कृपाण, कड़ा, अकक्षा ये किसने शुरू किया था? ये किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, 5 का। फिर बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात गुरु की परंपरा क्या हो गई? समाप्त हो गई। इसके बाद बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व किया। तो सिखों का नेतृत्व किसने किया गुरु गोविंद सिंह के बाद? बंदा बहादुर ने। और नए गुरुओं का प्रथा जो नए गुरुओं की प्रथा है वो समाप्त हो गई। ठीक है। फिर क्या हुआ? 1716 में फर्रुखसियार ने बंदा बहादुर की उसके पुत्र समेत हत्या करवा दी। ठीक है। बंदा बहादुर की हत्या के बाद थोड़े समय के लिए सिख राज का उत्कर्ष थम गया, परंतु शीघ्र ही ठीक जो मुगलों की अक्षमता थी, विदेशी आक्रमण, नादिर शाह ने आक्रमण किया और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से कमज़ोर पड़ गया। ठीक है। और फिर क्या हुआ कि अहमद शाह अब्दाली के भारत से वापस जाने पर सिखों ने पुनः पंजाब एवं जम्मू कश्मीर पर अधिकार किया। ठीक है। और जो सबसे इनकी महत्वपूर्ण ये इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हुए वो हुए रणजीत सिंह, जो सुकरचकिया मिसई के थे। रणजीत सिंह जिन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। तो पंजाब में सिख राज्य की स्थापना में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो है किसका? रणजीत सिंह का। रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसई के थे, जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में आगे भी हम थोड़ा बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फिर अब बात करते हैं मराठों की। ठीक है। हमें पता है कि जो मराठा राज्य की स्थापना थी वो शिवाजी ने की थी, शिवाजी राव ने। और औरंगजेब ने शिवाजी का के जो पोते थे, पौत्र थे, साहू जी को कैद कर रखा था। परंतु जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, क्या होता है? साहू जी को छोड़ दिया जाता है। ठीक है। साहू जी को फर्रुखसियार आज़ाद कर देता है। ठीक है। और साहू जी जैसे ही आज़ाद होते हैं वो आकर कहाँ से, जो सतारा रहता है उस सतारा में अपना केंद्र बनाते हैं। ठीक है। सतारा को अपना केंद्र बताते हैं। परंतु होता क्या है कि जिस समय साहू जी मुगलों की कैद में रहते हैं, औरंगजेब की कैद में होते हैं, उसी समय क्या होती है कि जो राजा राम होते हैं, राजा राम, ठीक है, राजा राम की जो विधवा पत्नी रहती है ताराबाई ने अपने जो पुत्र शिवाजी द्वितीय को सत्ता में बैठा दिया होता है। ठीक है। और जिसका विरोध बाद में कौन करते हैं? साहू जी इसका विरोध करते हैं। ठीक है। और इसी के बाद से साहू जी और ताराबाई के बीच में क्या होता है? संघर्ष छिड़ जाता है। ठीक है। क्योंकि साहू जी चाहते हैं कि वो दावेदार हैं क्योंकि वो सबसे बड़े हैं, परंतु ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी को मराठा साम्राज्य का शासक घोषित कर देती है। ठीक है। और इन दोनों के बीच में मराठा सत्ता के कारण दावेदारी को लेकर के ताराबाई और साहू जी के बीच में क्या होता है? युद्ध छिड़ जाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं। ठीक है। जो साहू जी रहते हैं वो इस युद्ध की जो प्रशासन रहता है, युद्ध प्रशासन का जो संघर्ष का प्रशासन देखने का जो काम सौंप देते हैं वो किसको सौंप देते हैं? पेशवा को। आप जानते हैं कि मराठा साम्राज्य में पेशवाओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है। जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण पेशवा हुए वो हुए पेशवा बालाजी विश्वनाथ।
ठीक है। यहीं से पेशवा के पद को वंशानुगत कर दिया जाता है। वंशानुगत मतलब अब एक वंश परंपरा स्टार्ट हो जाती है जिसमें पेशवा के बेटा ही पेशवा बनता है। ठीक है। 1713 में साहू जी ने बायाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया और पद को क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया। ठीक है। ये बहुत ही कूटनीतिज्ञ थे और इन्होंने क्या किया, विश्वनाथ को शिवाजी के बाद मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। यानी कि पहले संस्थापक कौन थे, शिवाजी थे, और दूसरे संस्थापक कौन थे, तो वो थे बायाजी विश्वनाथ माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कूटनीति से क्या किया, साहू जी के पक्ष में युद्ध को जितवा दिया। ठीक है। और क्या किया, विश्वनाथ ने चौथ एवं सरदेशमुखी, ये क्या थे, दो कर थे, चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार, ठीक है, मराठा सरदारों को दे दिया। इसका क्या था, ठीक है। तो इसके मराठों के बारे में भी हम विशेष जानकारी के लिए अभी आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। आइए अब कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। ये प्रश्न दिया है, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है। ठीक है। तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। तो इसमें से जो सही है वो है ए ऑप्शन सिर्फ सही है इसमें, कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। ठीक है। और वहीं पर उनकी अंत्येष्टि हुई थी, तो नासिक में नहीं हुई थी, तो ये रॉन्ग है। उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा, तो ये भी गए थे। और वह कभी रूस नहीं गए, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है। तो उनका बस एक ही प्रश्न सही है, वो ऑप्शन सही है, वो कौन से, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन हुआ था। नेक्स्ट है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा की रचना की। ठीक है। तो जफरनामा की रचना किसने की थी, तो वो की है हमारे गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा की रचना की थी। ठीक है। फिर आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया था, हमें ये पता है किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है। जिसकी हत्या किसने करवाई थी, जहांगीर ने। ठीक है। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु की मुगल बादशाह जहांगीर ने हत्या करवा दी थी, तो ये किसने किसने करवाई थी, बताया मैंने, अर्जुन देव ने। सॉरी, अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी, जहांगीर ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, रणजीत सिंह किस में से संबंधित थे, तो ये पता है हमें, सुकरचकिया से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि निम्न भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टीपू। टीपू ने ही आधुनिक पद्धति में, जिस प्रकार से आज दूतावास होते हैं विदेशों में, इसी प्रकार से इसने दूतावास स्थापित किए थे। और इसने क्या किया था, अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति में फ्रांसीसियों की मदद से तैयार किया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसे जाटों का अफलातून कहते हैं, तो ये किसको कहते हैं, सूरजमल को। ठीक है। सूरजमल को ही अफलातून या पोटैटो ऑफ जाट्स कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बंगाई के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना में मधुमक्खी से की थी, तो ये किसने किया था, ये किया था अयरवर्दी खान ने। ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो यूरोपिय हैं ये मधुमक्खी की छत्ती की तरह हैं, अगर हम इनसे दूर रहेंगे तो ये हमें शहद देंगे, और अगर इन्हें हम छेड़ेंगे तो ये हमें काट काट करके मार देंगी। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडोगुई में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था, मैं बताया था ये हैदर ने किया था। हैदर अली ने क्या किया था कि फ्रांसीसी की मदद से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाली का अंतिम गवर्नर या सूबेदार था, तो ये हमें पता है कि कौन था, मुर्शिद कुली खान। क्योंकि इसी ने, मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था, नए मतलब स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। तो ये इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला यार्ड किलाई द्वारा परास्त हुआ था, किस युद्ध में हुआ था, तो ये हमें पता है, प्यासी के युद्ध में। बक्सर के युद्ध में कौन हुआ था, तो मीर कासिम। ठीक है। मीर कासिम। और मीर कासिम ने ही मुंगेर को मुर्शिदाबाद से राजधानी को स्थापित किया था। ठीक है। वांडीवास का युद्ध किसके बीच में होता है, तो ये होता है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में होता है, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो किसने की थी, मीर कासिम ने। और यहीं पे क्या किया था उसने, मुंगेर में एक आधुनिक फैक्ट्री, यानी कि बंदूक बनाने की फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद
ब्रिटिश सबसे पहले निम्न में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? ठीक है, तो ये आए थे हमारे खासी जनजाति, क्योंकि जब ब्रिटिश को वहाँ की दीवानी उड़ीसा और बंगाल और बिहार की दीवानी प्राप्त हो गई, तो सर्वप्रथम जिस जनजाति के संपर्क में आए वो थे खासी। ठीक है, खासी जनजाति। फिर यह महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी, बताया था मैंने कि ये थी लाहौर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा किससे प्राप्त किया था? ये प्राप्त किया था शाह शुजा से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो ये मर्दान खान ने बंगाली में स्वराज राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। ठीक है, यही इसमें सत्य नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमें किसने पता किसने किया था? अयवर्दी खान ने। ठीक है, अयवर्दी खान ने। यही बात सही नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें ये मर्दान की बात कह रहा है। दूसरा दिया है कि इसमें कि ऑप्शन बी देखिए तो कह रहा है महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक कारखाना स्थापित किया। सही है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। ये भी ठीक है। और मैसूर के में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। ये भी सही है। तो इसमें ए रॉन्ग है। ठीक, तो ये 16 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। अब हम दूसरा चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद, मेरे साथ बने रहे। और अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और पसंद का बटन दबाएं। और धन्यवाद, थैंक यू।